जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं आबकारी विभाग की जो कि परीक्षा हुई थी फरवरी 2023 में, उसमें पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों को। तो यहाँ पर हम पिछले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने एक वीडियो में 20 और एक वीडियो में 20 कुल 40 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। और आज इस वीडियो में हम जो कि वीडियो नंबर 3 है, इसमें हम प्रश्न क्रमांक 41 से प्रश्न क्रमांक 60 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये जो प्रश्न है सारे आबकारी विभाग की परीक्षा में पूछे गए हैं, और जो कि आप पटवारी परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि जो है इसका लेवल कैसा रहेगा पटवारी परीक्षा में सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो मिलते हैं आपसे वीडियो के अंत में। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है और वीडियो का 41वां प्रश्न है, वह व्यवस्था है जिसमें एक फूल की कली में बाह्यतल या पंखुड़ियाँ व्यवस्थित की जाती हैं, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बताइए। पुष्पदल विन्यास, प्लेस्टेंसन, पुष्पक्रम या वेनेसन? बताइए क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पुष्पदल विन्यास। वह व्यवस्था जिसमें एक फूल की कली को बाह्यदल या पंखुड़ियों से व्यवस्थित किया जाता है, उसको कहा जाता है पुष्पदल विन्यास। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए संरक्षण परियोजनाएं भी पूछी गई थी, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। याक संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? सारी संरक्षण परियोजनाएं आपको याद कर लेना, जैसे कि बाघ हो गई, हाथी हो गई, और जो अन्य महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजना है उनको शुरू से आपको याद कर लेना है। याक संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? 12 में, 2008 में, 2006 में, 2010 में। तो जो याक संरक्षण परियोजना है वो शुरू की गई थी आपकी 2006 में। कब शुरू की गई थी? 2006 में। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों में झुलसा रोग कैसा दिखता है? पौधों में जब झुलसा रोग होता है तो वो दिखता कैसा है? क्षेत्र की सफ़ेदी हो जाती है, इसलिए समझ जाते हैं कि झुलसा रोग लगा है, या फिर पूरे पौधे का सूखना या मुरझाना, या फिर लाल घाव, या फिर जले हुए रूप में? तो देखिए, जब पौधों में झुलसा रोग होता है तो पौधे जले हुए रूप में दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबद्ध अप्रभावी रोग है? मतलब कि जो है आनुवांशिक नहीं होता है, लिंग संबंधित जो है अप्रभावी रोग है। हीमोफीलिया, फेनिक्लोनेरिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया? बताइए कौन सा है? तो जो लिंग संबद्ध अप्रभावी रोग है वो है आपका हीमोफीलिया। कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस से नहीं बनती है? बायोगैस से कौन सी गैस नहीं बनती है? दोस्तों एक बात और, हर वीडियो में आपको बताते हैं, जो आंसर हैं वो पीईबी के जो है दिए गए हैं उनके आधार पर हैं। इसका किसी का भी इस प्रश्नों के उत्तर पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं है। ठीक है। देखिए, कौन सी गैस जो है बायोगैस से नहीं बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सॉरी, पहले ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड था। बताइए कौन सी गैस जो है बायोगैस से नहीं बनती है? जी हाँ, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बायोगैस से नहीं बनती है। बाकी हाइड्रोजन गैस बन सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है और मीथेन भी बन सकती है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के मुख्य संगठन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो है एलपीजी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी का मुख्य संगठक कौन है ये पूछ रहा है। प्रोपीन, ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन? बताइए। जी हाँ, तो आप अच्छे से जानते हैं कि एलपीजी का जो मुख्य संगठक है वो है ब्यूटेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक और आ गया है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई है? ये अभी पिछला प्रश्न आया था, याक संरक्षण परियोजना पिछले वीडियो में आया था, जिसका आंसर था 2006। अब यहाँ पर पूछ रहा है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो आपको ये बताना है 1953 में, 1956 में, 1950 में, 1974 में? बताइए। तो जो केंद्रीय मृदा बोर्ड की स्थापना है वो की गई थी आपकी 1953 में। कब की गई थी? 1953 में। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को खालिस्तान का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। किसके सेवन की? पोटेशियम के, मैग्नीशियम के,
पोटेशियम के या फिर सोडियम के? बताइए। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को किसके सेवन कम करने की सलाह दी जाती है? जो 2 बार पोटेशियम रिपीट हुआ है, ये सेम पीवी के जो है वर्तमान नाम ईएसबी की जो परीक्षा में उसमें भी रिपीट हुआ था। बताइए, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को किसका सेवन कम करना चाहिए या कम करने की सलाह दी जाती है? जी हाँ, तो इसका आंसर है सोडियम। किसका? सोडियम, यानी कि NaCl, यानी कि नमक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गन्ने में लाल सड़न का कारण निम्न में से कौन सा है? गन्ने में जो रोग हो जाता है लाल सड़न, वो किसके कारण होता है? वायरल संक्रमण के कारण, जीवाणु संक्रमण के कारण, उच्च तापमान के कारण या फिर फंगल संक्रमण के कारण? बताइए। तो जो गन्ने में लाल सड़न जो रोग है वो होता है आपका किसके कारण? वो होता है आपका फंगल संक्रमण के कारण। किसके कारण? फंगल संक्रमण के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से पेंसिल बनता है? तो कई लोगों को नहीं पता है, जो पेंसिल बचपन में हम लिखते थे और अभी बच्चे लिखते हैं, वो किससे बना होता है? वो बना होता है ग्रेफाइट से। किससे बना होता है? पेंसिल की जो निब होती है, काला काला भाग, उसको कहा जाता है ग्रेफाइट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर यहीं पर प्रश्न आ जाए कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का कैसा है? सुचालक है कि कुचालक? सुचालक है कि कुचालक? बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या है, सुचालक की कुचालक? चलिए, अगला प्रश्न है, घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा बनता है? घास स्थल में और वन परितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा बनता है? सदैव उल्टा, कोई वक्र नहीं, कभी उल्टा कभी सीधा, सदैव सीधा। कैसा बनता है बताइए। तो देखिए, जो घास स्थल है, वन परितंत्र है, इसमें जो है पिरामिड हमेशा जीवभार का पिरामिड बनता है सदैव सीधा। कैसे बनता है? सदैव सीधा। और ये प्रश्न ऐसे हैं कई बार कई परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं और अभी 2023 की परीक्षाओं में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुष्पों की पुष्प अक्ष पर लगने की व्यवस्था को कहा जाता है? पुष्पों की जो पुष्प अक्ष पर जो लगते हैं उसकी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पुष्पदल विन्यास, पुष्पक्रम, वेनेसन या फिर पर्ण विन्यास? बताइए, क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पुष्पक्रम। क्या कहा जाता है? पुष्पक्रम। पुष्पों के पुष्प पर लगने की जो व्यवस्था होती है उसको कहा जाता है पुष्पक्रम। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से या कौन सा ईंधन शैवाल कार्बोहाइड्रेट सामग्री से बनाया जा सकता है? कौन सा ईंधन है जो कि शैवाल और कार्बोहाइड्रेट से बनाया जा सकता है? हाइड्रोजन गैस, बुटानॉल, कोयला, LPG? बताइए। तो जो शैवाल और कार्बोहाइड्रेट से बन सके उसको कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? जी हाँ, बुटानॉल। बुटानॉल जो है वो आपका शैवाल और कार्बोहाइड्रेट की सामग्री से बन सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एरोबिक श्वसन में, एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन में, एरोबिक, देखो इसको नाम बदल दिया। जैसे 2 श्वसन होते हैं, वायवीय और अवायवीय। वायवीय का मतलब होता है जो वायु में श्वसन होता है और अवायवीय मतलब वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है। तो एरोबिक श्वसन लिखा है, यानी कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु में कितना ATP होता है? तो वो होता है 38 ATP। जो अभी सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज हम चला रहे थे उसमें एक प्रश्न आया था, उसमें भी हमने इस प्रश्न को डिस्कस कराया था, लेकिन पहले ये प्रश्न मैंने देखा नहीं था, इस परीक्षा में आ चुका है। मैंने जो है लगभग 9-10 फरवरी को जो वीडियो अपलोड किया था उसमें ये प्रश्न मैंने डिस्कस किया हुआ है कि एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु में कितनी जो है ATP ऊर्जा मिलती है, तो 38 ATP। ठीक है, अगला है, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभार कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका आंसर तो आप सब लोग जानते हैं कि कमल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विषुवतीय क्षेत्र में पौधे अलग अलग परतों में क्यों व्यवस्थित होते हैं? जो है विषुवतीय क्षेत्रों में पौधों का अलग अलग परतों में व्यवस्थित होना क्या कारण हो सकता है? क्यों व्यवस्थित होते हैं, आपको ये बताना है। क्योंकि यह कई प्रजातियों का अनुवांशिक भंडार है, अनुवांशिक होते हैं कि व्यवस्थित हमें परतों में व्यवस्थित होना है, या फिर क्षेत्र की वनस्पतियों में सूर्य के प्रकाश के लिए संघर्ष के कारण, या फिर जलवायु परिस्थितियों के कारण, या फिर वैश्विक पारिस्थितिक और अर्थव्यवस्था के कारण। तो जो विषुवतीय क्षेत्र हैं उनमें पौधों की अलग अलग परतें व्यवस्थित होती हैं। वो व्यवस्थित होती हैं किस कारण से? क्षेत्र की वनस्पतियों में सूर्य के प्रकाश
के लिए संघर्ष के कारण जो है पौधे एक दूसरे से संघर्ष करते हैं कि हमें प्रकाश मिले तो वो ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं, अन्य पौधों को लगता है कि हमें प्रकाश मिले तो वो ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से जो है परतों में व्यवस्थित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, तेज जो न्यूट्रॉन है को आसानी से धीमा कैसे किया जा सकता है। तेज न्यूट्रॉन को धीमा करने का क्या तरीका हो सकता है। एक मजबूत विद्युत क्षेत्र को लागू करना, उन्हें पानी के बीच से गुजारना, सीसा परिरक्षण का उपयोग करना, या फिर भारी नाभिक के साथ प्रत्यास्थ संघट्ट। बताइए तेज न्यूट्रॉन को आसानी से कैसे धीमा कर सकते हैं। तो उसके लिए सही उपाय है उन्हें पानी के बीच से गुजारना। तेज न्यूट्रॉन को अगर आसानी से धीमा करना है तो उन्हें आपको पानी के बीच से गुजारना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक रोग नहीं माना जाता है। कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो इसी चैनल के जो है आप देख लेंगे पुरानी वीडियो, तो उसमें मैंने ट्रिक बताई है आनुवांशिक रोगों की, और प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग ट्रिक के साथ बताए हैं। तो अगर आपकी ये तैयारी नहीं है तो आप देख सकते हैं, अगर तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक रोग नहीं माना जाता है। आपको प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर है नहीं। हीमोफीलिया को आनुवांशिक रोग नहीं माना जाता है, इन्फ्लुएंजा को, सिकल सेल एनीमिया को, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस को। बताइए किसे आनुवांशिक रोग नहीं माना जाता है। जी हाँ, तो इन्फ्लुएंजा को जो है आनुवांशिक रोग नहीं माना जाता है। किसको? इन्फ्लुएंजा को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है जो प्रकृति में अपनी प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका AU&AG। AU&AG यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जो कि धातुएं प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुकंदर में कौन सा वर्णक पाया जाता है। चुकंदर में कौन सा वर्णक पाया जाता है। बीटानिन, कैरोटिन, लाइकोपिन, एंथोसायनिन। तो इसमें जो है चुकंदर में जो वर्णक पाया जाता है उसका नाम है बीटानिन। और ये वर्णक भी याद करने की ट्रिक मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो वीडियो आप देख लीजिए, ओल्ड वीडियो में आपको मिल जाएगा। चुकंदर में कौन सा वर्णक पाया जाता है। बीटानिन। ट्रिक के साथ बताए हैं, ये आपको एक बार में याद हो जाएंगे, तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, और याद हो तो फिर बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शारीरिक अंग डायस्टेस एंजाइम को गुप्त करता है। बताइए कौन सा शारीरिक अंग है जो डायस्टेस एंजाइम को गुप्त करता है। डिओडेनम, पेट, इलियम, या मौखिक गुहा। बताइए, तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका मौखिक गुहा, जो कि डायस्टेस एंजाइम को गुप्त करता है। ठीक है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, वैसे 60 प्रश्नों तक डिस्कस करना था, लेकिन 2 प्रश्न बच रहे थे जो कि आबकारी में पूछे गए थे, तो मैंने सोचा 2 प्रश्न क्यों छोड़ें, इसलिए इस वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कुल 22 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो का जो है प्रश्न है आपका, कोशिकाएं ग्लूकोज को खाली स्थान बदलने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में, लैक्टिक एसिड पानी और ऊर्जा में, शराब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, या फिर वसा में। बताइए, कोशिकाएं ग्लूकोज को खाली स्थान में बदलने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। जो है इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा को बदलने के लिए कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। तो यहाँ पर हमने कुल 3 भाग में, वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 भाग में कुल 62 प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो कि आबकारी फरवरी माह 2023 में पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो की सीरीज पसंद आई होगी। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे जो है सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की जो है मॉडल सीरीज। तो आप बिल्कुल वीडियो में अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए डले आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।